नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आप सभी को बता दूं, राजधानी जयपुर के अंदर राज्यपाल ने आज राज्य भवन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर उन्हें श्रद्धा नमन करते हुए आज पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और इन्हें आत्मसात कर जीवन को सफल किया जा सकता है। मिश्र ने कहा कि मंगलवार को राजभवन में उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वर्णा निबोध का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद ने उठो जागो का संदेश देकर करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत के उद्घोष करने वाले तथा उसको व्यवहारिक जीवन में चरितार्थ करने के लिए प्रेरणा देने वाले ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आज है। और आज के अवसर पर मैं विवेकानंद जी के प्रति अपना नमन करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब भारत के प्रति विश्व में बड़ी हीन भावना बनी हुई थी, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, इसके प्रति लोग बड़े हीनत्व के भाव से देख रहे थे। ऐसे समय में 1893 में शिकागो में जो धर्म महासभा हुई थी, उसमें अपने वक्तृता के माध्यम से जिस ढंग से भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म महिमा को महिमामंडित किया और विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। लोगों के मन के अंदर जो भारत के प्रति, संस्कृति के प्रति हीन भावना बनी हुई थी, उसको बिल्कुल झकझोर दिया। लोग अपने मन से उसको हटा दें, इस प्रकार का जिन्होंने प्रेरणा प्रदान की, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी निश्चित ही हमारे देश के ही नहीं, विश्व के करोड़ों युवकों के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। उन्होंने विदेशों में लगातार प्रवास करते हुए भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म, इसके प्रति जिस ढंग से भाव पैदा किया और जिस ढंग से उन्होंने इस बात को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, भारत पूरे विश्व को समाहित करता है, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करता है। भारतीय संस्कृति इस प्रकार की है, इस बात को उन्होंने दुनिया के सामने अपने प्रवास के माध्यम से लगातार प्रस्तुत ही नहीं किया, लोगों को प्रेरित भी किया। 39 वर्ष की आयु में ही हमारे बीच से वो चले गए थे। और आश्चर्य तो इस बात की है, इतने कम आयु में उन्होंने जिस ढंग से युवकों को प्रेरित किया, आज भी उनके नाम पर युवक स्वाभाविक रूप से प्रेरणा प्राप्त करता है। आज भी उनके वाक्य को स्मरण करता है कि विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक काम करते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और इसलिए उनके इस जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आइए आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, हम उनके कहे हुए वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके प्रति हम सही माने में हम नमन कर रहे हैं, ये कहा जा सकेगा। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी से बड़ी खबर सामने आई है। उदयपुरवाटी थाना परिसर में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। साथ ही लोगों की मांग, जानलेवा हमला करने वालों लोगों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं कल शाम को हुआ था इंद्रपुरा सरपंच प्रतिनिधि किशोरी लाल सैनी व पंचायत समिति सदस्य तथा एक अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला। साथ ही आपको बता दूं कि धोलाखेड़ा के पास में 3 लोगों पर हुआ था कल जानलेवा हमला और अपराधी पुलिस पकड़ से अभी तक दूर है। साथ ही घटना को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं उदयपुरवाटी थाना परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है
और मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शंकर लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शंकर, क्या है ये पूरा मामला कि उदयपुर वाटी थाना परिसर में लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? इसका कारण ये हुआ कि कल धोलाखेड़ा के पास से जो सरपंच प्रत्याशी है किशोरी लाल जी, उनके साथ कुछ मारपीट हुई थी। उनके साथ पंचायत समिति सदस्य थे और अन्य एक व्यक्ति था, उन पर जानलेवा हमला हुआ। उसको लेकर कल रात को ये धरना प्रदर्शन की बातें चल रही थी। आज सुबह से ही उदयपुर वाटी थाना परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है और कुछ देर के लिए यहाँ धाम भी लगाया गया, मगर पुलिस ने मामला संभाल लिया और धाम को खुलवा भी दिया। लेकिन शंकर, ये हमला किस कारण से किया गया, इसका कुछ पता चला अभी तक? जानकारी के अनुसार कुछ पहले से इनके विवाद चल रहा था, कुछ राजनीतिक विवाद था, रंजिश चल रही थी। उसको लेकर पंचायत समिति सदस्य रहे हैं किशोर जी और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं, उन दोनों पर ही ये हमला किया गया था जानलेवा। तो इस मामले के अंदर प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट दी है उनके अनुसार हम तलाश कर रहे हैं जिन लोगों ने ये हमला किया जानलेवा इन 3 लोगों पर, उनकी जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे, गिरफ्तारी कर लेंगे। मगर ये लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं। मौके पर डिप्टी यहाँ आए हैं नवलगढ़ और अन्य पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और उनके बातें चल रही हैं आपस में। अब देखते हैं कि क्या अभी निर्णय नहीं आया, निर्णय ले रहे हैं। तो चलिए शंकर, इस बारे में आप हमें ज़्यादा जानकारी देते रहिएगा। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि 12 जनवरी को तीनों कृषि काले कानूनों के विरोध में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सीबी यादव के नेतृत्व में यूथ फॉर किसान के बैनर तले 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ में युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को किसान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से युवा किसान तिरंगा यात्रा लेकर के शाहजहाँपुर टोल प्लाजा पर इकट्ठा होंगे, जहां से यह किसान तिरंगा यात्रा पैदल मार्च के रूप में शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों का साथ देने के लिए पहुंचेंगे। प्रोफेसर सीबी यादव ने बताया कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ कई राज्य से भी युवा किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इसकी तिरंगा यात्रा में 10,000 से अधिक युवाओं के भाग लेने की संभावनाएं भी हैं। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन स्थल पर उन्होंने यह महसूस किया कि आंदोलनरत किसानों में अधिकांश हैं बुजुर्ग पीढ़ी के किसान ही अधिक सम्मिलित हैं। इस पूरे किसान आंदोलन में यह कमी महसूस की गई कि युवाओं में आंदोलन में भाग लेने की प्रवृत्ति कम रही है। किसान तिरंगा यात्रा बेसिकली जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस देश में व्यापक स्तर पर जो पिछले 45 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को इस किसान आंदोलन से जोड़ना है। यूथ फॉर किसान के बैनर तले जो ये यात्रा निकल रही है, दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं, मृत पड़े मोरों को लेकर के प्रशासन खेतों में पहुंचा है। साथ ही मृत पड़े राष्ट्रीय पक्षी को प्रशासन ढूंढ रहा है खेतों में। वहीं वन विभाग का दल भी गांव राडोली में पहुंच चुका है। आप सभी को बता दें कि पशुपालन विभाग भी राष्ट्रीय पक्षी की कर रहा है गिनती। तो साथ ही जिला कलेक्टर दौसा से टीम पहुंच रही है गांव राडोली में। आप सभी को बता दूं कि जिला कलेक्टर कार्यालय टीम के संयुक्त निदेशक डॉक्टर निरंजन लाल शर्मा, डॉक्टर राधेश्याम मीणा प्रभारी पहुंच रहे हैं गांव राडोली के अंदर। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन लोगों की भीड़ को लेकर के दूर कर रहा है लोगों को। साथ ही ग्रामीणों में संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। आप सभी को बता दें कि उत्खंड रामगढ़ बचौरा के गांव राडोली का यह मामला है, जिसमें प्रशासन को मृत पड़े मिले हैं 7 मोर और 1 पक्षी, चिड़िया और 1 तीतर भी सामने आया है मृत पड़ा हुआ। क्षेत्र में इन दिनों बर्ड फ्लू फैल रहा है और यहाँ पे गांव रानोली के अंदर 7 मोर मृत पड़े मिले हैं। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? रानोली गांव में 7 मोर तो क्या इनकी कोई सैंपलिंग भी की जाएगी सर? नहीं, सैंपलिंग नहीं। तो क्या ऐसे सैंपलिंग के आदेश नहीं है क्या? नहीं, पहले हम सैंपल करा चुके, पहले हम पॉजिटिव आ चुका है, इसलिए। तो अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी सर? जैसे मृत मोर पड़े मिले हैं तो इनको क्या दफनाया जाएगा या क्या किया जाएगा? हाँ, इनको
जलाएंगे इसको जॉब करेंगे, सैनिटाइज करके सील। तो एक साथ साथ पड़े मोरों का मिलना क्षेत्र के अंदर बर्ड फ्लू को दस्तक देना है, तो इस मामले में आगे क्या सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? ऐसा तो संकेत नहीं है, पर फिर भी 7 मोरों को मिलना घटना है, बड़ी घटना है, इस पर सतर्कता बढ़ा दी जाएगी। तो क्षेत्र में क्या सर्वे करवाया जाएगा इस मामले को सर्वे लेकर? करवाया जाएगा, तो बाद टीमों को अलर्ट कर दिया जाएगा और बाद जगह जगह सर्वे। सर आपका नाम? निरंजन लाल सर, ज्वाइंट डायरेक्टर पोस्ट। आइए नजर डालते हैं पाली जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन पर 9 महीने बाद में स्टेशन पर पहुंची है दिल्ली मेल ट्रेन। पाली जिले के अंदर गौरतलब है कि दिल्ली मेल जोधपुर संभाग की यातायात व्यवस्थाओं के लिए लाइफलाइन मानी जाती है और कोरोना महामारी में रेलवे प्रशासन द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। आज रेलवे स्टेशन पहुंचने पर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने रेलवे कर्मचारियों और चालक और गार्ड का स्वागत करके आभार भी व्यक्त किया। इस ट्रेन का अब रोजाना नियमित संचालन होगा, जिससे हरिद्वार दिल्ली जाने वाले हजारों यात्रियों को फायदा और लाभ पहुंचेगा। पाली, जाहोर, सिलोही जिले के निवासियों में हर्ष की लहर भी दौड़ी है और रेल मंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया है। के बाद आज दिल्ली मेल मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पहुंची है, क्या यात्रियों को राहत मिलेगी? बिल्कुल यात्रियों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी और काफ़ी गाड़ियाँ चल रही है और रेल प्रशासन इस विषय में पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे सभी गाड़ियाँ स्टार्ट करते जा रहे हैं और ये रेलवे के लिए और यात्रियों के लिए अच्छी है। ये दिल्ली मेल जो आज शुरू हो रही है सर, उसके बारे में क्या राहत महसूस कर रहे हैं यात्री? एक्चुअल में 22 मार्च 2020 को कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन को देखते हुए सारी रेलगाड़ियां संपूर्ण भारत में बंद कर दी गई थी, पर चूंकि जून से कुछ गाड़ियां प्रारंभ की गई थी, अब 9.5 महीने बाद क्षेत्र के लोगों को हरिद्वार जाने के लिए अहमदाबाद से हरिद्वार जाने वाला दिल्ली मेल जो कि आज से प्रारंभ होने जा रहा है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस रेलगाड़ी से जो कम सस्ती में सिद्धपुर की यात्रा वाली स्थिति में ये अब हरिद्वार की ओर यात्रा कर पाएंगे। 9.5 महीने बाद में आज दिल्ली मेल मारवाड़ जंक्शन पहुंची है। आप खुद यहाँ आपकी 3-4 यहाँ कैंटीन चलती है, कई महीनों से रोजगार बंद पड़ा था, क्या महसूस कर रहे हो, क्या राहत पा रहे हो आज? अगर गाड़ी चालू होगी तो कुछ यात्री सवारियां में आएगी ट्रेन के अंदर, जिससे हमें राहत मिलेगी। और सरकार अगर और गाड़ी रेलवे अगर चालू करती है तो जो यात्री अटके हुए पड़े जो यात्रा करना चाहते हैं वो यात्रा कर सकेंगे। और दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारे में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही एक साथ मृत पड़े मिले हैं 7 मोर और 1 चिड़िया। वहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर का मृत पड़े मिलना ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ ग्रामीणों में संक्रमण फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दूं कि मृत मोर को लेकर के ग्रामीण बने हुए हैं भयभीत। साथ ही साथ मामला है यह उपखंड रामगढ़ पचवारा के गांव राडोलिनी का। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि पाली मुख्यालय पर विधायक और नगर परिषद सभापति की उपस्थिति में विवेकानंद जयंती मनाई गई है। पाली जिला मुख्यालय पर आज पाली विधायक ज्ञानचंद पारक, नगर परिषद सभापति रेखा पार्टी की मौजूदगी में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई है। पुराना बस स्टैंड स्थित विवेकानंद सर्किल पर स्वामी की प्रतिमा पर विधायक एवं सभापति द्वारा पुष्प अर्पित किए गए और उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर उनको नमन किया गया है। सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता एवं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा को नमन किया और उनके बताए मार्ग एवं आदेशों पर चलने का आह्वान भी किया है। सुबह जिला मुख्यालय के विवेकानंद सर्कल पर सुबह से ही अपार भीड़ देखने को मिली और शहरवासियों ने विवेकानंद जयंती पर विवेकानंद सर्कल पर एकत्र हुए और विधायक द्वारा युग पुरुष विवेकानंद के जन कल्याणकारी किए गए कार्यों की बखान करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। आज युवाओं के आदर्श, उनकी प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है और उसके उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो उनके आदर्शों पर चलते हैं और उनके जैसे भारत का निर्माण चाहते हैं, वो सारे यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करना है, उनको माल्यार्पण करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है
वो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएगी और देश को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए अपनी ओर से पूरा योगदान देगी। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदगी हिंदी है जिंदगी संस्था ने अपने ऑनलाइन कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा और साहित्य को समर्पित देश की प्रतिष्ठित संस्था एवं समूह हिंदगी हिंदी है जिंदगी ने अपने ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत अभिव्यक्ति शीर्षक विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। इस अवसर पर हिंदगी हिंदी है जिंदगी के संस्थापक व कार्यक्रम के आयोजक प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक व संपादक डॉक्टर ऋषि शर्मा ने हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा के प्रति अपनी और समूह की प्रतिबद्धता को दोहराया और बताया कि हिंदगी समूह समय समय पर हिंदी भाषा के प्रोत्साहन संवर्धन के लिए अनेक कार्य करता है। बाल साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़े अनेक कार्यक्रम के आयोजन के बाद विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अभिव्यक्ति प्रथम विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों से जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, नोएडा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के साथ साथ विदेश की धरती जैसे सिंगापुर, बहरीन, ओमान, कुवैत से भी कवि पुष्प आमंत्रित किए गए थे। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संपादक डॉक्टर ऋषि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऋषि, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अभिव्यक्ति विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो सबसे पहले तो ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य बताइए। नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य की सबसे बड़ी जो बात है वो तो आप जानते ही हैं, कारण विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस आप में से बहुत लोग कम परिचित होंगे कि सन 1975 से मनाया जा रहा है। 14 सितंबर के अतिरिक्त ये भी एक दिवस है जो कि हिंदी भाषा को समर्पित है और हमारी संस्था भी पूरी तरीके से हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित है। इसलिए हमें लगा कि ये एक बहुत अच्छा पुनीत अवसर है कि हिंदी भाषा के प्रति अपने समर्पण को, अपने प्रेम को हम दर्शा सकते हैं और उसका सबसे अधिक सशक्त माध्यम जो है वो कविताएं ही हैं। इसलिए कविता के इस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें इस पूरे कार्यक्रम में देश विदेश से कई लोकप्रिय कवि भी जुड़े हुए थे। जी 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 बिल्कुल। इसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी की धरती से भी बहुत से कवि, नामी कवि इसमें जुड़े। देश में के विभिन्न राज्यों से, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, और साथ ही जो विदेश की धरती है उससे सिंगापुर हो, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे देशों से भी कविगण जुड़े और बहुत अच्छी काव्य प्रस्तुतियां इसमें उन्होंने प्रस्तुत की और लोगों के बिल्कुल ऋषि, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए युवा कवि एवं साहित्यकार विजय लक्ष्मी जांगिड़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो विजय लक्ष्मी, जिस प्रकार से आज के समय में लोग मातृभाषा हिंदी को बोल करके इंग्लिश की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे समय में कवि सम्मेलन का करना युवाओं के लिए तो बदलाव हो सकता है। नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी जांगिड़ आप सभी से मुखातिब हूँ। और जैसा कि अभी आप जानना चाह रहे हैं कि हिंदी के कवि सम्मेलन का क्या औचित्य है आज के समय में, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी का बहुत वर्चस्व बढ़ रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी के लिए अगर हम इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन या साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, तो ये बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि इससे नई पीढ़ी में साहित्य के और हिंदी के प्रति रुझान पैदा होता है। और साहित्य जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो हमारी सृजन क्षमता को भी दिखाता है, बढ़ाता है। तो ये सब जो छोटे छोटे कार्य हैं जिससे हिंदी को न केवल देश में बल्कि विदेश में भी प्रसार के लिए एक योगदान हो सकता है, बहुत सटीक योगदान हो सकता है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा किस कवि ने दर्शकों का मन मोहित किया है? वैसे तो सभी कवियों ने अपनी बहुत ही उम्दा प्रस्तुतियां दी, लेकिन डॉक्टर विनोद प्रसून जी जो दिल्ली से जुड़े एक काफी अच्छे गीतकार और गजलकार हैं, उनकी प्रस्तुति काफी लाजवाब रही। सुषमा रजनीश जो मुंबई से जुड़ी, नाजनीन जी जो कुवैत से जुड़ी, इसके अलावा भी हमारे साथ मोनिका शर्मा जी थी जिनकी मधुर गायन ने सबको मोहित किया, संगीता जी। और मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, बहरीन से हमारे साथ जुड़ी थी अनुपमा रमेश जी, उनकी भी उम्दा गायकी थी। और लतिका रानी जो कि सिंगापुर से आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही, तो उन्होंने भी लाजवाब गीत प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर
पूरा आयोजन बहुत ही शानदार रहा। आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आप सभी को बता दूं, राजसमंद में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर आज जनता युवा मोर्चा की ओर से समारोह आयोजित किया गया। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राजसमंद के विवेकानंद चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जयंती नव मतदाता अभिनंदन समारोह के रूप में मनाई गई है। इस कार्यक्रम में विधानसभा उपचुनाव प्रभारी मदन दिलावर, सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, मनोहर चौधरी, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित सहित भाजयुमो जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल और भाजपा के अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और नव मतदाता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा के सदस्य और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें युवाओं का आदर्श बताते हुए उनके जन्म नाम नरेंद्र की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। इसके साथ ही नव मतदाताओं का स्वागत करते हुए आगामी नगर परिषद चुनावों और विधानसभा उपचुनाव से भाजपा के पक्ष में मतदान कर देश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आज राजसमंद में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नव मतदाताओं ने मिलकर के स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाया है और हम सब लोग इनके ध्येय वाक्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो तब तक रुको नहीं। हम इसी मंत्र पर काम कर रहे हैं। आगे राजसमंद में 2 चुनाव होने, एक उपचुनाव, एक नगर परिषद चुनाव। नव मतदाताओं का कितना सहयोग रहता है? जितने भी नव मतदाता हैं, अधिकांश नव मतदाता पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं बाड़मेर जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि बाड़मेर जिले के अंदर विकास अधिकारी राजपुरोहित ने कार्यभार अपना ग्रहण किया। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती पंचायत समिति गडरा रोड में ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित ने पंचायत समिति गडरा रोड में विकास अधिकारी पद पर आज कार्यभार ग्रहण किया है। राजपुरोहित पंचायत समिति मंडोर जोधपुर से स्थानांतरण होकर के गडरा रोड पंचायत समिति में आए। विकास अधिकारी राजपुरोहित ने बताया कि उनका एक ही लक्ष्य है, सीमावर्ती क्षेत्र एवं पिछड़े हुए इलाकों में राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा एवं ग्रामीण पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन तक लाभ पहुंचे। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार मिले। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत समिति गडरा रोड में पारदर्शिता से कार्य किया जाएगा। नियम अनुसार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जन संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों पर परिवादी को संतुष्ट एवं शिकायत की पूर्णता से जांच कर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना और उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना एक मुख्य जिम्मेदारी रहेगी और महात्मा गांधी नरेगा के तहत बहुत ज़्यादा लोगों को राहत मिले, कार्य मिले उनको और धरातल पे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट निकले, इसी का प्रयास रहेगा। सर, एक इस पंचायत समिति में पिछले काफ़ी दिनों से एक धरना चला आ रहा है। जो जन संपर्क पोर्टल पर जो शिकायतें होती है उसका आम जन तक किसी को भी पूछ नहीं पाते हैं। ग्राम विकास अधिकारी या अन्य भी कोई भी हो, जिसने शिकायत की है उस परिवादी को कभी भी ये नहीं सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा क्या किया गया है या क्या है, कैसे है, या मौके पर जांच नहीं हो रही है। इस बारे में इस तरह का है तो वास्तव में उसको बदलने का प्रयास करेंगे और आम आदमी को राहत देने का पूरा प्रयास किया जाएगा और शिकायत का संतुष्टिपूर्ण बढ़िया तरीके से निस्तारित हो, जिससे परिवादी की वास्तविक समस्या का निराकरण हो, इसका प्रयास किया। जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री महोदय ने भी इस तरीके से पिछली बार जो बाड़मेर आए थे उन्होंने इस तरीके से आला अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, उसके बावजूद भी ये डरडा नहीं सुधरा। वर्तमान में इस पंचायत समिति में क्या आप सुधार पाओगे? बिल्कुल, आपके सहयोग से 100% सुधारने के प्रयास करेंगे और रिजल्ट बेहतर आएंगे। थैंक यू सर। आइए एक नजर डालते हैं चूरू जिले की ओर। आप सभी को बता दूं, चूरू जिले में चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं और इसी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी संपन्न हुई है। तो आइए नजर डालते हैं बैठक की ओर।
चूरू जिले के बिदानसर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर तरफ चुनावी चर्चाओं का दौर भी जारी है और इसी बीच पालिका चुनाव को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। नगर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक को पीसीसी सचिव राजेंद्र मुंड ने संबोधित किया है। तो वहीं बैठक को संबोधित करते हुए मुंड ने कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा करते हुए जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की बात कही है। इसी दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता मेघराज साखला, सविता राठी, नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पालिका बिदासर में आज मैंने कार्यकर्ताओं से जिस तरीके का फीडबैक लिया है उसमें यह कहीं असमंजस की स्थिति नहीं है। यह मंथन है। इस मंथन में हमारा जो कार्यकर्ता जीतने वाला है उस कार्यकर्ता को हम लोग टिकट देंगे और वो निश्चित रूप से नगर पालिका बिदासर में हम लोग कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। सर, कार्यकर्ताओं का आधार एक ही होता है कि जीतने वाला हो और जिस कार्यकर्ता संगठन से लगातार जुड़ाव रखता हो, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया हो और जो कार्यकर्ता आगे भी आने वाले समय में भी कार्यकर्ता बन के काम करने की मानसिकता रखता हो, यही एक तरीका है। आइए नजर डालते हैं उदयपुर वाटी कस्बे की ओर। आप सभी को बता दूं, उदयपुर वाटी कस्बे के अंदर कल पोसवाड़ा महोत्सव मनाया गया। उदयपुर वाटी कस्बे में गणेश कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के नज़दीक व जयपुर रोड MRF एजेंसी के पास में पोसवाड़ा महोत्सव का कार्यक्रम किया गया था। इसी दौरान लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो वहीं समाज सेवी मदन लाल सैनी व रोहिताश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पोसवाड़ा महोत्सव कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान लोगों को प्रसादी वितरण की गई। इसमें दाल की पकौड़ी व जलेबी वितरण भी की गई और कार्यक्रम के दौरान कई लोग मौजूद रहे। ये गणपति कॉम्प्लेक्स के जो व्यापार मंडल के तहत और आसपास के दुकानदारों का सहयोग के कारण ये हर बार पोसवाड़ा का आयोजन किया जाता है और यहाँ आगमन ज़्यादा होने के कारण भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा लगती है और ये प्रसाद वितरण हर साल ही करते हैं और ये सभी दुकानदारों का एक सहयोग के कारण आगे भी हम लोग ये प्रयास किया है कि हर साल हम गायों को भी चारा डालने का भी प्रयत्न करेंगे कि गायों का ढेर सारा पशुओं को चारा मिले, इसके लिए प्रयत्न करेंगे और जो गरीब लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका। जयपुर रोड उदयपुर वाटी में MRF एजेंसी के पास में ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कोफ्ता और चटनी का प्रोग्राम किया गया है। इसमें सभी भाइयों और समाज का तथा सभी व्यापारी वर्ग का पूर्ण सहयोग रहा है। मौसम को देखते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। आइए नजर डालते हैं किशनगढ़ की ओर। आप सभी को बता दूं, किशनगढ़ में कांग्रेस के अजमेर प्रभारी हरिमोहन शर्मा का स्वागत सम्मान किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। कांग्रेस के अजमेर संभाग प्रभारी हरिमोहन शर्मा व जिला प्रभारी हकीम अली का जयपुर से अजमेर जाते वक्त किशनगढ़ में जिला परिषद सदस्य जगदीश गोरा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ माला व साफा बनाकर के स्वागत सम्मान किया है। जगदीश गोरा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव में अच्छे मतों से अपने प्रत्यक्षदर्शियों को विजय बनाने के लिए पूरी योजना बना ली है। साथ ही साथ वह सभी कार्यकर्ता पुरजोर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने में अपना योगदान देंगे। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि गौनेर रोड गिरधारीपुरा में एक गाय कुएं में गिर गई, जिसे हिंदू गौ सेवा के द्वारा बाहर निकाला गया है। गौनेर रोड गिरधारीपुरा में कल रात को एक गौ माता कुएं में गिर गई, जिसकी सूचना कानासैनी द्वारा हिंदू गौ सेवा समिति बस्सी को दी गई। सूचना पर समिति के कार्यकर्ता तुरंत पहुंचे और वहां जाने पर पता चला कि जिस कुएं में गौ माता गिरी हुई थी उसमें पानी भरा हुआ था। उसके बाद में गौ माता को कुएं से निकालने के लिए क्रेन मंगवाई और समिति संस्थापक सन्नी सैनी व नितेश जीतावाला कुएं में उतरे और पानी ज़्यादा होने के कारण रस्सियों के सहारे लटकते हुए 2 घंटे की कड़ी मेहनत से बांध करके उस गौ माता को सही सलामत बाहर निकाला गया। उसके बाद देखा तो उसे हल्की चोटें आई हुई थी, जो बाहर आते ही खड़ी होकर के चली गई। इस समय वहां पर स्थानीय उप सरपंच मुकेश कुमार मीना, समिति सदस्य विजय सैनी, श्याम प्रजापत, रामस्वरूप शर्मा, अमित गढ़ मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शिप्रापत थाना इलाके में RAS अधिकारी की बहन अध्यापिका विद्या देवी शर्मा की हत्या का पुलिस ने महज 8 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विद्या देवी की हत्या उनके ही पड़ोसी युवक ने की थी। वारदात का कारण आरोपी युवक द्वारा कुत्ता घुमाने के दौरान
विद्या देवी की ओर से की गई टोका टाकी सामने आया है। बताया यह भी जा रहा है कि टोका टाकी से युवक विद्या देवी से नाराज था। उसने अध्यापिका का चुन्नी से गला घोट दिया और फिर हाथ पैर सीढ़ियों की रेलिंग से बांध दिए। इसके बाद मुंह, आंख और नाक पर भी चुन्नी लपेट दी। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लामा ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 9:45 बजे थड़ी मार्केट के पास 2 मंजिला मकान में अकेली रहने वाली महिला की हत्या की सूचना मिली थी और सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे। मृतका के घर का निरीक्षण करने पर यह सामने आया कि नीचे का गेट बंद था और ऊपर का गेट खुला हुआ पाया गया। ऐसे में वारदात करने वाला कोई पड़ोसी ही हो सकता है, लेकिन हत्या की वजह नहीं मिल पा रही थी। भारत में सोमवार को कड़ाके की ठंड पड़ी है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया, तो वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही इसमें और गिरावट होने की संभावनाएं भी हैं। हरियाणा भी कड़ाके की ठंड का सामना करना रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान में शीतलहर जारी है और पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग विज्ञान ने बताया कि हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बर्ड फ्लू ने आधे राजस्थान को चपेट में लिया है। सोमवार को टोंक व करौली में भी वायरस की पुष्टि की गई। अब 33 में से 15 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 262 कौओं की और मौत हो गई है। अब तक 2551 कौवे, 189 मोर और 190 कबूतर व 391 अन्य पक्षियों की मौत हो चुकी है। जयपुर के रामनिवास बाग स्थित चिड़ियाघर में दुर्लभ प्रजाति के ब्लैक स्टॉक सहित 4 कॉमन डक मृत मिले हैं। कुछ पक्षी बीमार हैं, तो वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा ने बताया कि सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है, तो वहीं यह 10 राज्यों में फैल चुका है। दिल्ली में प्रोसेस्ड व पैकेज चिकन पर पाबंदी भी लगा दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सतर्कता बरतने के लिए भी बात कही है। पूरे देश को अब 16 जनवरी का इंतजार है, जब देश कोरोना को हराना शुरू करेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। राजस्थान में इसे लेकर के कुल 282 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां वैक्सीनेशन किए जाएंगे। राजस्थान को 6,03,500 वैक्सीन डोज मिलेंगी, जिसमें 5,43,500 SII कोविशील्ड वैक्सीन डोज और 60,000 वैक्सीन डोज भारत बायोटेक होंगी। राजधानी जयपुर में सिटी कॉलोनी स्थित स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर में वैक्सीन को जयपुर पहुंचाने पर रखा जाएगा और जयपुर संभाग से जुड़े जिलों में इसे ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाएगा। सिटी कॉलोनी स्थित CMHO ऑफिस परिसर में वैक्सीन के लिए स्टेट वैक्सीन स्टोर, रीजनल वैक्सीन स्टोर और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं, जहां कोरोना वैक्सीन रखी जाएगी। माउंट आबू में पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में एक बार जाती हुई सर्दी वापस आ चुकी है। यहाँ पर फिर से न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। -2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज होने से पानी के पात्रों, घास के मैदानों सहित शिकारा बोटस में पुनः बर्फ की चादर जमती हुई नजर आई है, तो वहीं पर लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव लगा करके राहत पाई है। बीते 3 दिनों में मिली सर्दी के राहत के बाद एकाएक पुनः यहां पर कड़ाके की ठंड के रूप में लौट आई है। माउंट आबू में मंगलवार को पुनः पारा 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं सुबह सर्दी का आलम यह था कि घास के मैदानों में जैसे बर्फ की चादर जमती हुई नजर आई हो। लोग सड़कों पर अलाव तापते हुए नजर आए, तो वहीं पानी के पात्रों में बर्फ जमी हुई थी, तो नक्की झील पर खड़ी शिकारा बोट्स में ओस की बूंदें सीटों के ऊपर जम गई। प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण 16 साल की उम्र में दिया था, लेकिन वो सक्रिय राजनीति से दूर रही, इसलिए उनके भाषण अगले कई सालों तक किसी को सुनाई नहीं दिए। यह भी एक फैक्ट है कि 16-17 साल की ही उम्र में इंदिरा गांधी राजनीति में आने के बारे में तय कर रही थी। इंदिरा गांधी के साथ प्रियंका गांधी की तुलना नई बात नहीं है।
कभी उनके हेयर स्टाइल और लुक के चलते, तो कभी कांग्रेस के अतीत और भविष्य के विश्लेषण के तौर पर दादी पोती की तुलना की जाती है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पैन ने भारतीय स्पिनर से अश्विन के खिलाफ में स्लैजिंग के लिए माफ़ी मांगी है। आईसीसी द्वारा सजा दिए जाने के बाद मंगलवार को टिम पैन ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने व्यवहार पर खेद भी जताया। पैन पर अंपायर के फैसले पर नाराज़गी जताने के लिए मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया और सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन उन्होंने फील्ड अंपायर पॉल विल्सन से बहस भी की थी। सिडनी टेस्ट के दौरान पैन अंपायर से बहस, खराब विकेट कीपिंग और अश्विन से कहासुनी को लेकर के लगातार वह सुर्खियों में बने हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन फैसलों पर रोक भी लगा देती है तो आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। देर शाम को एक प्रेस नोट जारी करते हुए किसान नेताओं ने यह बताया कि कोर्ट अगर कल किसी कमेटी का गठन करता है तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भारतीय किसान यूनियन के राजवीर सिंह जादौन ने कहा, हम कोर्ट से अपेक्षा करेंगे कि कानूनों को खत्म करने का आदेश दे और एमएसपी पर कानून बने। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में नए कृषि कानूनों की वैधता पर हुई सुनवाई पर भी कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें मंजूर होगा। कर्नाटक में सोमवार को सड़क हादसे में घायल हुए केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की हालत स्थिर है। उन्हें हादसे के बाद गोवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में उनकी पत्नी और निजी सचिव की मौत भी हो चुकी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को श्रीपद नाइक से मिलने उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने गोवा जाएंगे। साथ ही वहां श्रीपद नाइक की पत्नी को श्रद्धांजलि भी देंगे। आपको बता दूं कि श्रीपद नाइक रक्षा राज्य मंत्री हैं। कोरोना की वजह से भारत में एक नया खतरा पैदा हो गया है। ये खतरा है बायोमेडिकल वेस्ट का। भारत में बीते 7 महीने में लगभग 33,000 टन कोविड-19 जैव चिकित्सा कचरा पैदा हुआ है। इस दौरान महाराष्ट्र में सबसे अधिक 3,587 टन कचरा निकला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। पूरे देश में अक्टूबर में एक महीने में सबसे अधिक 5,500 टन कोविड-19 कचरा पैदा हुआ है।